हिस्ट्री इस बात को विटनेस करती है कि वॉर शुरू होती है इकोनॉमी की वजह से। एक टाइम पे ट्राइब्स आती थी ग्रासलैंड के लिए, या जब भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था तब हमले होते थे वो सोना पाने के लिए, या फिर ब्रिटिश, फ्रेंच, बेल्जियन एम्पायर्स कॉलोनीज बनाने के लिए, या आजकल डेमोक्रेसी डिस्कवर करने के लिए। पहले कहते थे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहते हैं मैं तेल लेने के लिए आ रहा हूं। तो वॉर शुरू होती है इकोनॉमी से, वॉर खत्म भी होती है इकोनॉमी की वजह से। वर्ल्ड वॉर टू इस बात का गवाह है कि जो लोग वर्ल्ड वॉर टू जीते तब भी इकोनॉमिक बर्डन इतना हो गया, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, सारे एम्पायर्स खत्म हो गए जो कॉलोनियल एम्पायर्स थे। बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया। अब वॉर में मैसिव वेल्थ बननी है और वॉर में वैसे वेल्थ का डिस्ट्रक्शन होना है। मैं इस वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है। वैसे ही बहुत देर से सुस्ती, अब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है और नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत गिरना, बहुत बढ़ना दोनों ही खतरनाक हो जाता है एकदम से। और ये वर्ल्ड मार्केट्स में हो रहा है। रियल एस्टेट पे क्या असर होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट पे बहुत सारे इंडियंस इन्वेस्टेड है, वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस की खबर आ रही है बहुत गिर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर का क्या होने जा रहा है, कुछ जो रिटेल लोग कमोडिटीज में भी होते हैं उनके ऊपर क्या होने जा रहा है, क्योंकि वॉर इकोनॉमी जिस तरह जुड़ा हुआ है उसमें बहुत लोगों का नुकसान भी होने जा रहा है अगर वो सतर्क नहीं। और मैं ये बात क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि एक कॉमन मिडिल क्लास के ऊपर आज हमारे कोर्ट के अंदर ऑर्डर आ गया कि भैया मेन कोर्स नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ कोल्ड स्नैक्स मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने बताया कैंटीन वालों ने कि भाई एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है। बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले भी यही कह रहे हैं एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है। तो कॉमन आदमी को एलपीजी के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन्फ्लेशन के क्या पड़ेंगे, बहुत सारे विस्तार के विषय हैं। इकोनॉमिक फोकस से जियोपॉलिटिक्स, वॉर, रिलायंस यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़े अमाउंट्स बोल रहे हैं, 300 बिलियन है, कुछ लोग कह रहे हैं 3 बिलियन है, जो भी है वो सब डिस्कस करेंगे। तो समझने के लिए मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध सीए सुमित मेहता जी, जो काफी आर्टिकल्स लिखते हैं, बड़े बड़े अखबारों में लिखते हैं। उनका हाल ही में एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आपके पास समय निकला, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुमित मेहता जी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच इश्करण जी, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सर। मैं अगर सुमित जी स्टार्टिंग से ही शुरू करूं तो आप पहले इस जियो पॉलिटिक्स उथल पुथल का ब्रॉड ओवरव्यू क्या देखते हैं इकोनॉमी पे भारत के परस्पेक्टिव से। सी, ये जो वॉर हो रही है, दिस इज अ वॉर टू कंट्रोल द ऑयल रिजर्व्स ऑफ ईरान। और ये अमेरिका का एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्लेबुक है। पहले उसने वही इराक में किया, सद्दाम हुसैन को निकाला, वहां का ऑयल कंट्रोल में लिया। लिबिया में गद्दाफी को निकाला, वहां का ऑयल कंट्रोल में लिया। वेरी रिसेंटली आप देखेंगे तो मदुरो को भी उठा के लेके गए। क्यों? क्योंकि उसको वेनेजुएलन ऑयल पे भी खुद का कंट्रोल चाहिए था। अब ईरान को भी अटैक किया है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वी विल नाउ फोकस ओनली ऑन वेनेजुएला एंड ईरान एज ऑफ नाउ टू बिल्ड अप दिस पर्टिकुलर केस। वेनेजुएला एक्सपोर्ट कर रहा था युआन में चाइना को, ईरान एक्सपोर्ट कर रहा था युआन में चाइना को, और रशिया में भी जो ऑयल, रशिया के पास तो खुद का ऑयल है, उसका ऑयल भी ईरानियन रूट से, क्योंकि रशिया इज कनेक्टेड टू ईरान वाया द कैस्पियन सी। और ईरान लास्ट 50 साल से ज्यादा एक पूरा शैडो फ्लीट यानी जो पूरे टैंकर्स है और क्रूड ऑयल टैंकर्स जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, उसके अंदर पूरा ब्लैक मार्केटिंग का काम। जैसे अब इंडिया में हम देखेंगे तो जो गौ तस्कर है वो जिस तरह से गाय गौ माता को लेके जाते हैं तो स्मगलिंग करते हैं, उस तरह का पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ था। उससे कोरिया को, साउथ नॉर्थ कोरिया के पास तेल जाता था। हाई सीज में हाई सीज में चाइनीज टैंकर्स के अंदर माल रीलोड किया जाता था, उसको एसटीएस बोलते हैं, शिप टू शिप ट्रांसफर्स। वैसे करके तो रशियन ऑयल भी जा रहा था, ईरानियन ऑयल भी जा रहा था, जो चाइना जा रहा था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, अमेरिका ने क्यों ये किया? क्योंकि चाइना वॉज रिप्लेसिंग पेट्रो डॉलर्स। जो पूरा ये ऑयल ट्रेड है ग्लोबल, वो पेट्रो डॉलर्स डिनोमिनेटेड है। अगर वो पेट्रो डॉलर से निकाल के यूएन में जाने लगा तो पेट्रो डॉलर और उसके इंटर्न अमेरिकन इकोनॉमी गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो उसको रोकने के लिए करके ये किया है। मदुरो को भी इसलिए निकाला। ईरान में भी ये अटैक किया है क्योंकि अगर ईरान झुक गया, उसके पास टर्म्स कमिट करवाएंगे और उसको बोलेंगे आगे से तुमने पेट्रो डॉलर में काम करना है, वंस दे हैव देयर पपेट गवर्नमेंट इन ईरान, which Khomeini was not doing since 1979 Islamic Revolution. So this is the whole background of this particular war. लेकिन इसके अंदर मनी का एंगल बहुत ज्यादा नोटोरियस है।
हमने मार्केट में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, हर्षद मेहता की भी आई थी। अगर मैं आपको एक हिस्टोरिकल पॉइंट दूं, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैकिंग ऑयल एंड गैस इन द स्टॉक मार्केट, जब बिल क्लिंटन ने गल्फ वॉर चालू की, उसके पहले 6 महीने का पीरियड हम लोग, एक टर्मिनल होता है ब्लूमबर्ग करके, उसके ऊपर ऑयल इन्वेंट्री आती है, ऑयल प्राइसेस आते हैं, अमेरिकन ऑयल इन्वेंट्री। बिल क्लिंटन बोलता था कि भाई अब हम वॉर करेंगे, जब वो वॉर करेंगे, बात करेगा, ऑयल का भाव बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर तब अमेरिका की ऑयल इन्वेंट्री देखेंगे तो अमेरिकन ऑयल इन्वेंट्री इज एट अ हाई, तेल का भाव बढ़ गया लेकिन उन्होंने पहले ही भर, वहां से वो बाद में जब एकदम ऑल टाइम लो पे आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं, विल डिस्कस पीस, तो ऑयल का भाव कम हो जाएगा, वापस अमेरिका भर लेगा तेल, बाद में ऊपर से वापस बोलेगा वी विल नाउ स्टार्ट अ वॉर इफ दे डोंट, तो वापस भाव बढ़ेगा। तो इसमें और उन लोग क्या करते थे, नीचे तेल भरते थे, ऊपर में खुद ही शॉर्ट करते थे। यानी अगर पता है कि मैं कल बोलने वाला हूं कि हम पीस की बात करेंगे तो तेल का भाव गिरेगा, उसके पहले हम ही शॉर्ट करके बैठ जाए। और अभी भी मार्केट के मेरे जो सर्कल्स है उसमें बोल रहे कि ट्रंप ने शॉर्ट किया इसलिए ये कर रहा है। आज जब तेल के भाव ये गिर रहे, वो पीस की बात जो थोड़ी बहुत करने लगा है, जो हवा आने लगी है जिसके कारण भाव टूटा है, तो बोल रहे हैं कि ट्रंप और उसका जो पूरा कार्टेल है उसने ऑयल का भाव शॉर्ट किया है, इसलिए भाव ये कर रहे हैं जिससे नीचे में उन लोग कवर कर सके। यानी ये सट्टा ही चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी वाला कंसेप्ट है ये। सो दिस इज द फेयर बैकग्राउंड अबाउट व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन ईरान राइट नाउ। पर ये सट्टा तो फिर ये कमोडिटीज में भी होगा, रियल एस्टेट के प्राइसेस में भी होगा, गोल्ड सिल्वर में भी होगा, क्योंकि जो आप दे रहे हैं कि इस तरह का सट्टा, अगर मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, एक खबर आई कि यूएस नेवी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को प्रोटेक्ट करती हुई लेके जाएगी, तो एकदम से तेल का भाव बढ़ा कि अरे ईरान अब अटैक नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्टिव कवर मिल जाएगा, एंटी मिसाइल सिस्टम साथ चलेगा। फिर एकदम से डिलीट होगी वो खबर कि नहीं नहीं वो झूठ था। उसी के अंदर दिखा रहे थे कि ऑयल प्राइस इतना बढ़ गया, विच बिलियंस में भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये तो आपने सट्टा बाजारी यूएस कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट तो अक्रॉस सेक्टर्स होगा, सिर्फ ऑयल तो एक ऑब्वियस वाला है, और किस किस सेक्टर में होगा अगर मैं इसी बात को डेवलप करूं तो? सी सबसे पहले ऑयल का इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट, क्योंकि ऑयल आता है उससे हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, स्पेशली डीजल। और अपने यहाँ जो डेट मार्केट में जो एक्सपर्ट्स है, एनालिस्ट जिसको बोलते हैं, उन लोग का एनालिसिस है लास्ट 15-20 साल का, कि 1 रुपया अगर डीजल का भाव बढ़ता है तो उसका इन्फ्लेशन पे रफली 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको 25 बेसिस पॉइंट, यानी पाव टक्का, 1 रुपए का 25, 100 रुपए के सामने 25 पैसा, 25 बेसिस पॉइंट, 1/4 जितना इम्पैक्ट आता है। यानी अगर तेल का भाव बढ़ा और डीजल का भाव बढ़ा उसके कारण 1 रुपये से, तो वी विल हैव अ इन्फ्लेशन अपसाइड ऑफ 0.25%। दैट इज द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट डायरेक्टली, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इसका डोमेस्टिक मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के सब फंडामेंटल्स बराबर हैं। लेकिन तेल, जो कच्चा तेल आ रहा है वो ऊंचे भाव पे आ रहा है, उसका प्रोसेसिंग के बाद फाइनल गुड का तो भाव बढ़ना ही है, रॉ मटेरियल का भाव हाई है, तो उसके इम्पैक्ट को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। दूसरा इसका इम्पैक्ट आएगा, अब जैसे पूरा नेचुरल गैस का भी फ्लो बंद हो गया है, नाफ्ता का भी फ्लो बंद हो गया है, क्योंकि क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर से नाफ्ता निकलता है। नाफ्ता इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, वो पूरा बंद हो गया है। तो उसका प्रॉब्लम इसको होने वाला है, अपने फार्मर्स को, और इंटर्न ऑन द इकोनॉमी, अनलेस वी हैव अ अल्टरनेट रूट के जहां से हम फर्टिलाइजर्स लेके आए। क्योंकि इसके पहले हम लोग रशिया से और यूक्रेन से फर्टिलाइजर्स मंगा रहे थे, वो रास्ता बंद हुआ, हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग किया। अब हम लोगों को एक तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अल्टरनेट सोर्सेस हो, कि हम लोग खुद ही नेचुरल गैस जो केजी बेसिन में बन रहा है और दूसरी जगह से, उससे हम लोग खुद करें, या तो वी डाइवर्सिफाई सम सोर्सेस। ये है। दूसरा, मिडिल ईस्ट से फॉस्फोरस आता है जो एनपी के फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसका भी इम्पैक्ट आने वाला है। सो दीज आर द मेजर सेक्टर्स के जहां इम्पैक्ट आने वाला है। शिपिंग रेट्स हैव गॉन अप, शिपिंग रेट्स के कारण भी एक इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो लोगों ने कंटेनर्स, पहले जो शिपिंग कंपनीज थे, अब तो बहुत सारी शिपिंग, अभी मैं बीच में एक एक्सपोर्टर से बात कर रहा था, जेएनपीटी के पास इतना माल स्टॉक हो गया है, जो गल्फ बाउंड ट्रैफिक था, फूड प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो सब अटका पड़ा है। और कंटेनर के भाव बढ़ गए हैं अब, क्योंकि अब वहां माल ही नहीं जा रहा है, डिमांड है, तो शिपिंग रेट्स में चेंजेस आ गए हैं। जो एक टैंकर, पहले ऑयल का टैंकर जो जो छोटे में छोटा होता है उसको आफ्रामैक्स बोलते हैं,
वो जो $50,000 के आसपास पर डे का वॉयज का चार्टर था, वो अभी 1 से 1.5 लाख हो गया है। और सुएज मैक्स जो उससे थोड़ा बड़ा है, वो $3 लाख तक चला गया है पर डे का, एक दिन का। तो दिस इज हैविंग अ इम्पैक्ट। अब इसका फायदा भी है, जैसे कुछ कंपनियां, आई विल नॉट नेम इट बिकॉज इट इज नॉट अप्रूव्ड एज पर सेबी, यू आर ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट लॉयर, तो आप जानते हैं कि सेबी के गाइडलाइंस मुझे अप्लाई होते हैं और आपको भी अप्लाई होते हैं। सो वी आर नॉट एडवाइजिंग एनीवन ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, लेकिन शिपिंग कंपनीज जो अभी इफ इन केस, क्योंकि बहुत सारे टैंकर्स मिडिल ईस्ट में अटक भी गए हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो टैंकर रेट्स बढ़ गए, तो जो कंपनीज है, शिपिंग कंपनीज है, अपने यहाँ 3-4 कंपनीज ही अवेलेबल है। We are not giving advice of any sort, but investors can talk to their advisors and take proper advice कि जिनके पास शॉर्ट और वॉइज चार्टर्स के लिए शिप्स अवेलेबल है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म टाइम चार्टर नहीं किया है, उनकी इनकम काफी बढ़ जाएगी अब। तो ये एक बेनिफिट हो रहा है कुछ सेक्टर्स में नुकसान हो रहा है। जैसे आप फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, आप यूरिया बना रहे हैं, तो आपका रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, आपके या तो प्लांट शट डाउन हो गए, या तो फिर यू विल हैव टू बाय द रॉ मटेरियल एट अ वेरी हाई कॉस्ट फ्रॉम सम अदर सोर्सेस, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। तो देयर इज अ मिक्स बैग ऑन दैट। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो जैसे हम कहे, पहले तो आपकी एक बात ऐड कर दूं मैं, कि मैं तो वैसे भी, और आपने भी क्लैरिफाई कर दिया, मैं अगर हेल्थ की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं डॉक्टर से लो, क्योंकि कोई गेस्ट आया हो, जैसे आप आए हैं, अब मार्केट को समझते हैं, मार्केट पे एडवाइस करते हैं, मैं सबके लिए एक स्टैंडर्ड बात है, आप किसी स्पेसिफिक चीज में आप हेल्थ के ऊपर भी कर रहे हो, जैसे मैंने अभी हेल्थ का किया, या आप इस पे कर रहे हैं, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। ये तो एक कॉन्वर्सेशन है फॉर एजुकेटिव पर्पसेस, के सब समझ पाए क्या हो रहा है। मेरी बहुत रुचि इसमें एग्जैक्टली। एक बात में है, वो ये है कि जब आप कह रहे हैं कि उथल-पुथल बड़ी हो रही है और यूएस ही सट्टा मार्केट कर रहा है, तो मैं रिटेल पे आना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशनल का तो एक अपना है ही है। देन बेसिकली आपकी जितनी भी डीप स्टडी हो, जितनी भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जैसे इन्फ्लेशन इंपोर्टेड है, वैसे ही प्राइस का अप या डाउन भी इंपोर्टेड ही है एक तरह से। तो उस सिचुएशन में अब जैसे सेंसेक्स की बात हो रही है, एक दिन बहुत गिरा, फिर रिकवर किया, फिर गिरा, तो उथल-पुथल बड़ी चल रही है। तो और इंडियन मिडल क्लास पिछले 10 साल में इंक्रीजिंगली हिस्सा बन चुका है स्टॉक मार्केट से। यूएस में तो ऑलमोस्ट 40-50% है, उनके 401ks हैं, तो वो सब लगे रहते हैं। और इंडिया का भी एक्सपोज़र बहुत बढ़ चुका है, किसी का सिप के थ्रू, किसी का किसके थ्रू। तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट पे एज़ अ होल ब्रॉडली इस वॉर का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? और रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर आप क्या वो कहेंगे कि ये अपॉर्च्युनिटी टू बाय है, ये डेंजर टाइम है, दिस इज़ अबव योर पे ग्रेड, कि कंपनी जितनी मर्ज़ी स्टडी कर लो, यूएस कोई पॉलिसी बनाती है तो तुम्हारी स्टडी धरी की धरी रह गई। तो क्या सिचुएशन है? अच्छा, मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा। मैंने जब पहली जॉब चालू की स्टॉक मार्केट में, मैं 16 साल का था, और मेरे बॉस थे, आई वॉज वर्किंग इन अ मारवाड़ी कंपनी, स्टॉक ब्रोकर फॉर 100 years। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बताया, हमारे सेठ ने, कि जब सब लोग डरे हुए हो तब हमने ग्रीडी होना चाहिए, और सब लोग जब ग्रीडी हो तब हम लोग ने डरा हुआ रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जब मार्केट में फियर इतना बढ़ गया है, अरे मार्केट टूट जाएगी, जिस दिन टूटी। हाँ, और एक्चुअली बोले तो इंडिया इज अ वेल इंसुलेटेड इकोनॉमी। हमारे यहाँ मार्केट कितनी गिरी, 2% पूरा नहीं गिरा है, 2.25% तक मुश्किल से गया। जबकि आप देखेंगे तो ताइवान मार्केट, जापानीज मार्केट, वो सब 3.5%, 4%, 5% तक गिरे। सो वी आर मोर और लेस इंसुलेटेड कंपेयर टू देयर मार्केट्स। सो वी हैव बेटर फंडामेंटल्स। ओके, और उसका रीजन भी है, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इट विल बिकम वेरी टेक्निकल। वी विल फोकस ऑन द व्हाट इन्वेस्टर्स नीड टू डू, स्पेशली रिटेल। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जानना चाहिए कि ये ऐसे टाइम्स आते हैं जब देर इज अ पैनिक, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली लुक एट इन्वेस्टिंग, क्योंकि भाव गिरता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड के टाइम में मार्केट गिरा था, इट वॉज सच अ गुड शॉपिंग टाइम। यानी अगर मैं एनालॉजी दूं, तो जब 50% सेल आती है, तो लड़कियां, महिलाएं कैसे मॉल में भागती है साड़ी के शोरूम में फॉर बाइंग गुड साड़ीज एंड फैशन गारमेंट्स। शेयर बाजार इज दैट फॉर अस, कि ये सेल पीरियड है। अभी तो नहीं गिरा है, मुझे खुद को थोड़ा दुख हुआ कि मार्केट थोड़ी और गिरनी चाहिए थी, तो मैं भी शॉपिंग लिस्ट बना के बैठा हूँ। लेकिन दिस इज फर्स्ट थिंग इज, जब मार्केट गिर रही हो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। दूसरी चीज, ऐसे टाइम में फंडामेंटल्स अच्छे देखो, अच्छी कंपनियां देखो, जिसके फंडामेंटल्स हो, बिजनेस हो, जिसका ग्रोथ हो रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई 2 रुपए का शेयर मिल रहा है तो खरीद लिया, नहीं। तीसरी चीज, डाइवर्सिफाई करके रखो। यानी सब पैसा एक ही जगह पे मत लगा दो, मैंने सिर्फ रिलायंस लेना है इसलिए सिर्फ रिलायंस लेना है, या मैंने सिर्फ एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लेना है, ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू डाइवर्सिफाई, क्योंकि इफेक्ट बहुत जगह पे बहुत तरीके के होते हैं। अगर यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया से,
तो एक जो लोअर सेक्शन है, ओके, जो गरीब लोग है, जो नॉर्मली साबुन लेते हैं, वो लोग बोलेंगे कि मैं शैम्पू नहीं खरीदूंगा। शैम्पू उन लोग सैचेज लेते हैं, तो उन लोग बोलेंगे मैं साबुन से ही सर धो लूंगा, बाल धो लूंगा, मुझे शैम्पू नहीं खरीदना है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेल का भाव, यानी नॉट जस्ट हिंदुस्तान बट मेनी अदर कंपनीज, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल, उन लोग के शेयर के भाव कम हो जाएंगे, यानी उनको प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाएगा, जिसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। दूसरी चीज, इसके बाद में वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जाते हैं। बहुत बार ये टाइम में फॉरेन इन्वेस्टर्स, और अपने यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, तो उन लोग बोलेंगे कि भैया मैं इमर्जिंग इकोनॉमी में पैसा डाल रहा हूँ, उसके बदले मैं अपने होम कंट्री में ही पैसा डाल दूं। दूसरा, मैं गोल्ड ले लूं, क्योंकि गोल्ड का भी भाव बढ़ गया। आप तो देख रहे हैं गोल्ड किस तरह से भागा है रॉकेट की तरह। चांदी का भाव बढ़ गया इतना, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, लेकिन चांदी में भी। तो उन लोग बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ बाइंग स्टॉक्स इन इंडिया और इंडियन इकोनॉमी विच इज डिपेंडेंट ऑन द वॉर फॉर फ्रॉम अ जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बदले में अपने होम कंट्री में ही मैं कॉमेक्स पे या लंदन मेटल एक्सचेंज पे आई बाय गोल्ड, मैं गोल्ड लेके बैठ जाऊंगा, मुझे तो अच्छा ही है सिक्योरिटी। और हम लोग भी वही कर रहे हैं ना। आज आप देखिए जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स आपके यहाँ दिल्ली में भी या बॉम्बे में भी दूसरी जगह भी, दे आर बाइंग गोल्ड बिकॉज दे नो सिक्योरिटीज इन गोल्ड। स्पेशली जब वॉर जैसी सिचुएशन आ रही है तो गोल्ड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो दिस इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग। आपने जो इसमें दूसरा है कि वी शुड नॉट चेज टिप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बदले गो बाय लर्नेड इन्वेस्टर्स। आज हर एक म्यूचुअल फंड है, उन लोग के जो पूरे फैक्ट शीट्स है वो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक एच डी एफ सी है, एंड दीज आर म्यूचुअल फंड्स विच आर वेरी वेल मैनेज्ड। एच डी एफ सी है, आईसीआईसीआई है, दूसरे बहुत सारे हैं। उनके पोर्टफोलियो में क्या है, आप उसको मिरर करने का काम कर सकते हैं आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर एडवाइजर। बट सुमित जी, इसमें दो चीजें आती हैं। पहला ये कि जब मार्केट डर रही हो तो आप बाय करो, ये लॉजिक बड़े इन्वेस्टर के लिए तो ठीक है, बहुत लोगों को के लिए छोटा अमाउंट भी उनकी एक सिक्योरिटी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा ही एक ऑफिस में है कोई, वो बता रहा था कि हमने एसआईपी लिया था, साल 2 साल से कोई खास रिटर्न नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मैं एफडी में कमा लेता, तो बंद कर दिया उसने। तो इंडिया में अब एक रियलिटी है, मैं मानता हूँ एज़ अ लॉयर, कि आप बैंकिंग के साथ एक बारी कोई स्कीम शुरू कर दें तो उसका एग्जिट मारना बहुत मुश्किल है, स्पेशली छोटे प्लेयर के लिए। बैंक कोई डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, अकाउंट ही बंद करना हो, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है। 6 बारी डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, महिला है, ओल्ड लेडी है, 4 बारी कौन जाएगा, डॉक्यूमेंट में कंफ्यूज करेगा। कोई ढंग का व्यक्ति है वो तो फोन पे भी बुलवा के करवा लेगा। तो वो इतना हैसल, रेड टेपिज्म कर देते हैं कुछ भी स्कीम बंद करने के लिए, कि कई हद तक लोग मार्केट में कैप्टिव हो रहे हैं, जो मेरी चिंता है मार्केट से। दिस इज नॉट टू डू विद वॉर, दिस इज जस्ट अ जनरल थिंग। दूसरी ये है कि अब जैसे मैं सेंसेक्स देख रहा था, आप देखिए बिना वॉर के भी इस साल 9 पॉइंट, अभी का मैंने डाला 9.4% डाउन है फ्रॉम द ईयर टिल डेट, वाईटीडी अगर आप डालें तो क्या इंडिया का जो एक कोविड के बाद बूम आया था, वो अब काफी देर स्टेबलाइज हो गया था इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉर। और इसमें मैं आपकी बात से जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा अदर मार्केट से हम बेटर इंसुलेटेड हैं, बट क्या जो फॉरेन मनी है बहुत देर से वापस जा रही है, हमें एक मार्केट चर्न पीरियड साल 2 साल के थ्रू जा रहे हैं, और उसके ऊपर वॉर ने और कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड कर दी हैं फॉर अ नॉर्मल पर्सन। एंड सेकंड, जब इन्फ्लेशन हिट करेगी, अगर गैस सिलेंडर नहीं आ रहे या पेट्रोल का जो आपने बोला बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा, तो एक नॉर्मल आदमी को इस समय क्या करना चाहिए फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी बियॉन्ड द स्टॉक मार्केट आल्सो? सी, स्टॉक मार्केट में बोलूं, स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर पीपल, जो ऐसे लोगों के लिए नहीं जिसके पास बहुत छोटा पैसा है। क्योंकि आपके पास डाइवर्सिफाई, अगर आप 10 शेयर्स भी खरीदते हैं अलग अलग कंपनी के, आपने, अब आज तो एक बहुत अच्छा हो गया है कि आप डीमैट में एक शेयर ले सकते हैं, 2 शेयर्स ले सकते हैं। लेकिन एक समय था जब हम लोग मार्केट में काम चालू किया था, तब तो 10 का लॉट या 50 का लॉट होता था। तो तब भी एक है कि यू नीड टू हैव एडिक्वेट मनी। आपके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हो, देन यू कैन स्लोली स्टार्ट इन द मार्केट। उससे छोटा हो तो यू शुड नॉट गेट इन टू द मार्केट। लोगों ने, जो एक कॉमन इन्वेस्टर है, वो लोगों ने उसके बदले म्यूचुअल फंड्स को प्रिफर करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी देखिए, एक आपने जो बोला कि मार्केट में रिटर्न नहीं मिले, ये नीलेश शाह जो कोटक के फंड मैनेजर है,
हाँ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर है। उसने बोला है कि हम लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करने में डर लग रहा है, और मैं बोलूँ ही इज राइट, क्योंकि मुझे भी आज के तारीख में मार्केट में अच्छे स्टॉक्स मेरे भाव पे जहां मुझे कंफर्ट आए फंडामेंटली, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ है मालूम है ईश्वरन जी, बैंक में जैसे एफडी के रेट्स कम होने लग गए, लोगों को जैसे ब्याज कम मिलने लगा, तो उन लोग ने सोचा कि हम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे और स्टॉक मार्केट में वो पैसा बना लेंगे। अब कुछ लोग जो समझदार थे उन लोग ने रूट क्या लिया, उन्होंने एसआईपी का रूट लिया। और जो ज्यादा ही समझदार थे उन्होंने बोला हम खुद बाजार में काम करेंगे। तो उन लोग, कुछ लोग उसमें से फंडामेंटल स्टॉक्स देख के धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, दे आर गुड। लेकिन जो लोगों ने सट्टा पंप एंड डंप में अटक गए, डेरिवेटिव्स में अटक गए, उन्होंने जो लॉसेस किए, सेबी का रिपोर्ट है कि 91% ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी इन द स्टॉक मार्केट। और आप जब फंड मैनेजर से बात करेंगे, ओके, बिकॉज वी हैव टू टॉक टू फंड मैनेजर्स बिकॉज वी डू लॉट ऑफ आई। 91% people are losing money in the stock market, जो अपने आप यस, इन्वेस्ट कर रहे हैं। yes, because they are looking at tips, they are looking at fake advisors, they are looking at influencers। इंस्टाग्राम पे रील देखी, ये हमने बताया था भाई, मैं भी आपको मेरे 40-25 साल के करियर में आपको कहानियां बता सकता हूँ। आपने अगर मुझे जज करना है तो बोलना चाहिए सुमित एक बात बताओ, आज मुझे एक शेयर का भाव बोलो और 2 साल के बाद क्या भाव होगा, मैं आपको 2 साल के बाद बात करूंगा, आज नहीं बात करूंगा। आज तेरे पे मुझे एक पैसे का विश्वास नहीं है, तू प्रूव कर अपने आप को। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जो रील्स आती है उसमें कोई प्रूव नहीं करता है, लेकिन लोग बहकावे में चले जाते हैं। इसलिए सेबी ने ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस तरह का काम नहीं चलेगा। और सब लोग दूसरा क्विक मनी में मानते हैं। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर द इम्पेशेंट। वॉरेन बफे ने बोला है स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर द पेशेंट इम्पेशेंट मनी इज शिफ्टेड टू द ट्रांसफर टू द पीपल विद पेशेंस। यानी आप जितना लॉन्ग टर्म देखेंगे उतना ही आप कमाएंगे। आप शॉर्ट टर्म 2 दिन आपने ये ट्रेडिंग कर लेना है, उसमें उन लोग लूज करते हैं पैसा। तो वो उन लोग को बेसिक नहीं पता है और दे गेट इनटू द मार्केट एंड देन दे एंड अप लूजिंग। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बहुत ही कॉशियसली जाए, एक वैल्यू इन्वेस्टर बन के जाए, 2-3, और सी हम लोग सब जॉब, हम लोग का फुल टाइम बिजनेस कुछ और है। अब मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ, लेकिन मेरा काम आईपीओ एडवाइजरी और उसका फंड रेजिंग है। मैं पूरा दिन स्क्रीन पे नहीं बैठता कि मैं 1 रुपया बढ़ गया तो मैं बेच के निकलूं या खरीद के निकलूं, वो मेरा काम नहीं है। आई कांट डू दैट। मैं वो करने जाऊंगा तो मेरे पैसे टूटेंगे। मैंने देखना है कि भैया 2-3 साल के लिए पैसा बनता है, चुपचाप लेके बैठो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमन मैन जो जॉब कर रहा है, या आप जैसे भी लोग हैं जो लोग सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, डॉक्टर्स है जो पेशेंट्स को देखते हैं, दे हैव टू बी हैविंग दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। फंड मैनेजर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि शेयर के भाव जिस तरह से बढ़ गए हैं, जो लोगों ने एक जमाने में एक से पी रेशो करके एक है, आई विल नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दैट इज अ बेंचमार्क टू डिसाइड कि कंपनी महंगी है या कंपनी के शेयर का भाव महंगा है या सस्ता है। लोगों को जम ही नहीं रहा है। लोगों को क्या समझाए, बाइंग करना है, फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं ये भाव पे मैं कैसे खरीदूं। नीलेश शाह ने यही बताया कि हम लोगों को खुद को प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना पैसा जब आता है और म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग, वो बोलते हैं उन लोग के खुद के लैंग्वेज में, वी आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अगर पैसा हम हमारे पास रखेंगे तो लॉस ही होने वाला है इंटरेस्ट का, उसके बदले शेयर्स में रखना ही पड़ेगा। और शेयर्स में सब म्यूचुअल फंड एक एक 25-50 हजार करोड़ हर महीने आ रहा है जब एसआईपी के रूट से, तो कहाँ जाएगा? शेयर बाजार में आप जाओगे तो वही, ये ऐसा हो गया है जैसे प्याज में भाव बढ़ते हैं, अचानक सब लोग बाइंग करेंगे डर के मारे तो 25 रुपए किलो का भाव 100 रुपए किलो हो जाता है। ये प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में भी आ रहा है। तो दिस इज वेयर व्हाट कॉमन मैन, आपका जो सवाल था, ये मैंने बैकग्राउंड बिल्ड किया, आपका सवाल था अभी कॉमन मैन शुड प्रीफर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकता है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट्स, यू शुड प्रीफर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के जिसके थ्रू आपको स्टेडी स्टेट रिटर्न मिले, सेफ्टी रहे, और उससे यू नो यू आर नॉट एक्सपोज टू द वॉलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दैट इज समथिंग विच मेनी इन्वेस्टर्स शुड डू इन दिस पर्टिकुलर। और छोटे इन्वेस्टर्स हो, दे शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ बैलेंस्ड हो, या फिक्स इनकम स्कीम्स है। क्योंकि फिक्स इनकम की भी स्कीम जैसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है, दे गिव यू एटलीस्ट 25-30-50 पैसा मोर देन द बैंक डिपॉजिट्स। सो दीज आर सम थिंग्स दैट पीपल शुड कंसीडर जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी, मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ हमेशा, क्योंकि अब वॉर में बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। मैंने जैसे शुरुआत में बोला
बहुत वेल्थ क्रिएशन होगी, बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्शन होगी, हमें पता नहीं कहाँ जाके नीडल रुकेगी। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, एक रीज़न जो कई लोग कहते हैं कि एक तो ये था कि हमारा एक स्ट्रैटेजिक एम है, हमने अचीव किया, दैट इज़ वन नैरेटिव, वन पर्सपेक्टिव। अदर पर्सपेक्टिव इज़ हमें और करना चाहिए था। उस पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट जो बोलते हैं, वो बोलते हैं वॉर की इकोनॉमिक कॉस्ट है, इंडिया की एक ग्रोथ इकोनॉमिक स्टोरी चल रही है। आप एक थके हुए बैंकरप्ट देश के साथ ऐसी वॉर में फँस जाएँगे, क्योंकि वॉर में टाइम लगता है। यूएस ईरान भी टाइम लग रहा है, तो आपका इकोनॉमिक बहुत लॉस होगा। तो अगर हम ये माने कि ये ईरान सिचुएशन काफ़ी देर चलेगी, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट तो मिडल ईस्ट पे आ चुका है। वहाँ पे वो माने या ना माने, अभी ब्रिटिश एयरवेज़ या कौन-सी एयरलाइन ने बोला अबू धाबी की हमारी सारी फ्लाइट्स हम कैंसल कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और मे बी द एंड ऑफ ईयर। 9 महीने बचे हैं एंड दे विल रिवाइज़ इट अगर चेंज हो जाता है। एमिरेट्स के अंदर क्या हो रहा है? तो और इंडियन बहुत हैं गल्फ में, उनकी रेमिटेंसेस भी आती हैं और बहुत एट लीस्ट वेल्दी नहीं तो बहुत पैसा बाहर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि किसी को गोल्डन वीज़ा के लिए, किसी ने लिबरलाइज़्ड स्कीम के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल होती है और दुबई अब मार्केट्स भी बड़ी इंटरलिंक्ड हो गई हैं, क्योंकि मनी ग्लोबल है। वही व्यक्ति अहमदाबाद, गुड़गाँव, नोएडा, दुबई ले रहा है। लेने वाले 5% हैं या 10% लोग हैं। दुबई के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर अगर प्रॉपर्टी क्राइसिस आता है, क्या उसका प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया की मार्कों पे इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? और दूसरा, अगर स्टॉक मार्केट इस तरह नहीं रिकवर करता जल्दी, कर जाता अलग बात है। 9% मैं बोल रहा हूँ डाउन है, 1 साल और ऐसे चलता है, तो कितना कोरिलेशन है इंडिया में स्टॉक्स और रियल एस्टेट का? यूएस में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक बेच के ही रियल एस्टेट लेते हैं। इंडिया में क्या कोरिलेशन बनना शुरू हो गया है? क्या है? What is the picture? What is your view? What is happening? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो दुबई में वी आर कनेक्टेड विद बिल्डर्स, our group is active over there and in India in marketing properties in Dubai. Some very famous Indians हम उसके प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है यहाँ कंसोर्शियम 25% डाउन हो चुका है रियल एस्टेट इन दुबई। अभी तो 15 दिन भी नहीं हुआ, 25% डाउन हो गया है एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड। यानी इंडिया भी अगर वॉर में जाएगा तो आपको नरीमन, आपको साउथ बॉम्बे में आपको 50,000 रुपए स्क्वायर फीट में, जहां 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया चल रहा है, आपको 50,000 75,000 में मिल जाएगा। इंडिया में प्रॉब्लम है कि रियल एस्टेट आप देखेंगे तो इसको हम अगर वापस जनरलाइज नहीं कर सकते। आप अगर देखें तो आज के तारीख में हैदराबाद मार्केट से, चेन्नई मार्केट से, पूना मार्केट से, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। वहां भाव में सट्टा भी नहीं हुआ है, सट्टा नहीं हुआ उसके कारण अफोर्डेबल है, जॉब्स है वहां। सबसे बड़ी चीज है कि ये 3 जो सेंटर्स है वहाँ जॉब्स आ रहे हैं, तो उसके कारण भी डिमांड है। उसके सामने आप देखिए बॉम्बे, बॉम्बे में अभी हालत, हम लोग वी डू फाइनेंस बिल्डर्स, हालत खराब है, हालत बहुत खराब है। दिल्ली में तो सीन अलग ही है, गुड़गांव में तो भाई आपको मैं बोलूं, जिस तरह से फ्लिपिंग चल रहा है उतना बड़ा सट्टा मैंने बम्बई में भी नहीं देखा है। यानी इट इज नेक्स्ट लेवल, लेकिन ये माल बिक सारे ही नहीं जो रहा है बॉम्बे आपके अभी। के सॉरी इंटरप्ट कर, जो सारे बॉम्बे के दोस्त है ना मेरे रियल एस्टेट फाइनेंस में, वो आके मत्था टेक देते हैं गुड़गांव मार्केट में। भाई क्या मार्केट है नहीं आप भाई, लोगों की, कोई दिल्ली के फंडामेंटल सामने कुछ काम नहीं कर नहीं सकते। है। नहीं, और क्या सी आपको क्या दिल्ली, लगता है? दिल्ली में डिमांड नहीं है, लेकिन आपके पास जो इन्वेस्टर्स का स्ट्रेंथ है, फ्लिपिंग कैपेसिटी है, लेकिन अब फ्लिपिंग कैपेसिटी आपकी स्लो होगी तो मार्केट का क्रैश बहुत हैवी हो जाएगा। गुड़गांव में जो क्रैश होगा, सी दिल्ली में लटियंस में तो सप्लाई नहीं है, तो बात करके मतलब ही नहीं है। साकेत और वो एरिया में बहुत कम सप्लाई आ रहा है, सीआर पार्क जैसे एरिया में भी लिमिटेड सप्लाई, क्योंकि जो रीडेवलपमेंट होगा वहां ऊपर जो 3 4 5 फ्लैट बनेंगे वही बिकने वाले हैं। तो वो मैं उसके लिए भी मेरे पास कहावत है, मैं बॉम्बे में ऐसे लोकेलिटीज है, हम लोग उसको बोलते हैं ढोकला मार्केट। यानी आप कितना भी पूरा आप 56 मतलब भोग खा लो, बाद में कोई बोलेगा एक ढोकला खा लो, तो आप खा लोगे कि वो कहाँ फर्क। तो आप अगर सीआर पार्क में बंगाली बोलेगा कि ठीक है एक फ्लैट उठा लिया भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, तो बच्चे वहां बड़े माल होंगे, अवेलेबल। साथ रह लेंगे, साथ वाले रह लेंगे। यस। जबकि आप गुड़गांव जाइए, गुड़गांव में जिस दिन वो साइकिल रुकेगा ना, उस दिन मार्केट में क्रैश बहुत हेवी आएगा, और ये चीज बॉम्बे में हुई है 96 97 98 में। तो आपके यहाँ होने वाला है ये, थोड़ा डिले होगा, लिक्विडिटी खींच के जितना साइकिल किया। लेकिन आप देखिए बैंगलोर मॉडरेट एंड गुड, चेन्नई गुड, बॉम्बे ऐसे भी थका हुआ है, गिर नहीं रहा है क्योंकि गिरने नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे उसमें भी कमर्शियल, आप देखिए कमर्शियल इज डूइंग वेरी वेल। दिल्ली आप देखिए कमर्शियल मार्केट एक्सट्रीमली वेल। रेसिडेंशियल में प्रॉब्लम है, कमर्शियल इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। गुड़गांव एक्सट्रीमली वेल। साउथ इंडिया बॉम्बे में भी आज कमर्शियल में जो भाव चल रहे हैं अमेजिंग है, माल उठ रहा है, लोगों को टेनेंट्स में चाहिए। तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि इसको हम दुबई के साथ लिंक कर सके या मिडिल ईस्ट के वॉर के साथ लिंक कर सके। जो मार्केट्स अच्छी चल रही है वो डेफिनेटली अच्छी चलेगी।
और जहां प्रॉब्लम बिल्टअप हो रहा है वहां प्रॉब्लम बढ़ेगा। आप मतलब जो आपका मैं एनालिसिस समझ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि दुबई में तो एक वॉर हुआ है तो वो तो टेम्पररी इवेंट है, वो परमानेंट इवेंट बनता है नहीं बनता वो एक सेपरेट टॉपिक है। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मुंबई में 26/11 हुआ, पर मुंबई एक प्राचीन शहर है, मैं एग्जाम्पल हूँ, महाराष्ट्र एक प्राचीन से भी प्राचीन प्रदेश है, तो लोग वहां रहते हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ, लोग वहां पे रहने के लिए रह रहे हैं और रिकवर कर जाते हैं। ये जो मिडिल ईस्ट है बहुत हद तक पोस्टल एड्रेसेस हैं, ये लग्जरी लाइफ दे रहे हैं। यहाँ पे आपके दादा परदादा परदादा के परदादा, बहन भाई सिस्टर, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स नॉट अ सिविलाइजेशन इन दैट सेंस। तो वेरी ट्रू। अगर अगर आप बैठ के वहां पे वाइन पी रहे हैं, शैंपेन पी रहे हैं, ऊपर मिसाइल आ रही है, आप भाग जाएंगे सारे। मुंबई से आप कहीं नहीं भाग सकते, दिल्ली से आप कहीं नहीं भाग सकते, पुणे से आप कहीं नहीं भाग सकते, जो होगा जीना यहाँ है मरना यहाँ पे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो इन देशों का क्या होता है वो एक सेपरेट टॉपिक है। आप जो रियल एस्टेट की भारत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जगह जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बिल्ट अप हैं, वो वॉर से नहीं है, वो अपनी अंदर की हैं। जैसे आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा बोलते हैं, इट इज़ रिडिकुलस कि आपके सामने गड्ढे हैं किन्हीं मार्केटों में, पानी की फ्लडिंग हो रही है और 50-50, 100-100 करोड़, मैं चलो वो तो लग्जरी आइटम्स हो गई, 10 करोड़ से कम, 8 करोड़ से कम गुड़गांव में आपको अपर मिडिल क्लास को कुछ अब एक अपार्टमेंट भी नहीं मिलता है। वो टारगेट नहीं भी नहीं मिलता। करते 10 करोड़ से नीचे का, विच इज सीरियस मनी। इट इज $1 million। आप यूएस में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में कहीं पर भी अच्छा घर ले लेते हैं $1 million में। एक छोटा सा लुटियंस वहां का जिप कोड छोड़ दो, तो बहुत अच्छा आप घर ले लेते हैं। तो वो एक प्राइस बबल तो बना हुआ है, अब कब तक लास्ट करता है नहीं करता। और गुड़गांव में ये हुआ है, मैं बताता हूँ लोगों को क्योंकि हमारे क्लाइंट्स आते रहते हैं। जब 2012-13 का पीक खत्म हुआ, उसके बाद 17-18 में आपको बेस्ट कॉलोनीज के अंदर ऑलमोस्ट 35% ऑफ मिल रहा था, क्योंकि वैकेंसी बहुत थी। किसी का एक प्लॉट बना हुआ है, उस समय प्लॉट ज्यादा थे, किसी का एक प्लॉट बना हुआ है, सामने 6-6 प्लॉट खाली हैं, जो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में देयर इज नो अवेलेबिलिटी, देयर इज नो खाली प्लॉट एक्सेप्ट डिस्प्यूटेड प्लॉट, वो भी 1000 में 2। तो वहां पे तो जब स्लैश आएगा, नहीं आएगा, नहीं तो होगा नहीं, जब आएगा बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कब आएगा, पर जब भी दिल्ली यस। एनसीआर में आएगा, मतलब एनसीआर में आएगा, दिल्ली तो नहीं कहता मैं, जब भी एनसीआर में आएगा, नोएडा, दिल्ली, सोनीपत, पानी, वो बहुत मैसिव ही आएगा। ये ट्रू। और क्या हो जाता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा, क्योंकि गुड़गांव में अगर भाव 25% गिरे तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर भी आएगा। जीके, साकेत, ये सब जो एरियाज है, क्योंकि साकेत, जीके, जीके स्पेशली वहां से काफी लोग शिफ्ट हुए हैं। तो अगर वहां आर्बिट्राज, अगर वो परसेंटेज आर्बिट्राज रहना पड़ेगा, तो इट विल हैव अ मैक्रो इफेक्ट। ये सेम बॉम्बे में भी होगा। बॉम्बे में जब गिरेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अप टू साउथ बॉम्बे, क्योंकि साउथ बॉम्बे में सप्लाई भी आ रहा है। पहले लोअर परेल में सप्लाई बना, अब दूसरी जगह। लेकिन एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, ये जो दुबई में लोगों का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दुबई में हो रहा था, जो यूरोप और यूएस के एनआरआईज भी थे, उन लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे थे। हम लोग ने प्रॉपर्टी देखा, लेकिन प्रॉपर्टी के बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, दूसरे बिजनेसेस, दे वर इन्वेस्टिंग। अब अब नया ट्रेंड चालू होगा, बिकॉज द थिंग इज, द फाइनेंशियल सेंटर हैज टू हैव सिक्योरिटी। आपने जो एग्जांपल दिया कि मैं ऑफिस में बैठा हूं, मेरा $100 million का आइलैंड पे मेरा खुद का मैंशन है, ओके, या फिर मैं बुर्ज खलीफा में मैंने ऑफिस बना के रखी है या घर बना के रखा है, और ऊपर से मिसाइल आ रही हो तो भाई आप पूछिए मत, मेरी हालत क्या खराब होगी। सो दैट इज वाई गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर इज नाउ पिकिंग अप एज अ अल्टरनेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। वहां के जो म्यूचुअल फंड, जो इंटरनेशनल फंड्स है, एआईएफ है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन लोग को जो पैसा इनफ्लो आने लगा है, $75,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। यानी आप सोचिए, एक मिडिल क्लास अमेरिकन इंडियन भी वहां इन्वेस्ट कर सकता है। सो नाउ दे आर गेटिंग कॉन्फिडेंस, बिकॉज द थिंग इज, फाइनेंशियल सेंटर कैनॉट बी ऑन अ मिलिटरीली वीक डेस्टिनेशन, जुरिस्डिक्शन, जहां आपका राजा आपको प्रोटेक्ट ना कर सके। कुछ नहीं तो गिफ्ट सिटी के ऊपर अगर बम आने वाला होगा तो जामनगर बेस है, कच्छ बेस है, वहां से एयरबेस है, वहां से उन लोग रोक देंगे। दे विल बी मिसाइल्स। हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था इवन ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर टाइप्स। सो गिफ्ट सिटी इज गोइंग टू राइज। और नाउ देयर इज अ कंपटीशन, क्योंकि एक तो बहुत सारा पैसा सिंगापुर भी जाने लग गया है। लोग बोल रहे हैं दुबई में हमें डर लग रहा है। पहले जो हाइप हो गया था, अब उन्होंने जब मिसाइलें गिरने लग गई तो उनको डर लग रहा है। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। सो अल्टरनेट डेस्टिनेशंस इंडिया विल में बी द। इंडिया में मैं एनआरआई का जो मैं अच्छा केस आपने बोला,
नेगेटिव केस जो मैं देखता हूँ वो ये आता है कि हमारी करेंसी की वो बोलते हैं इतनी डिवैल्यूएशन हुई है कि हमें इफेक्टिवली रिटर्न दूसरा इंडिया टैक्सेशन इज ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स तो वो एनआरआईज जो लेते हैं प्योर कैलकुलेशन वाली बात कर रहा हूँ पर वो इमोटिव लॉजिक इतना है कि वो बहुत ओवरकम करता है किसी को अपने पेरेंट्स के लिए घर चाहिए किसी को अपने लिए कुछ चाहिए किसी को अपने जमीन को इम्प्रूव करना है कोई सोचता है रिटायरमेंट के बाद यहाँ आऊंगा वहां पे बहुत लोनली है पर प्योर मनी मनी वाइज हमारी करेंसी जो मेरे को मिलते हैं लोग सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कहाँ 60 रुपया 70 रुपया था कहाँ 90 हो गया तो बोलते हैं हमारा तो सारा प्रॉफिट इसी में उड़ गया और सेकेंडली टैक्सेशन इन इंडिया यू नेवर नो कौन सा कोर्ट क्या इंटरप्रेट कर देगा एंड यू नेवर नो कौन सी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी हो टैक्सेशन इज अ बिग रिस्क फॉर पीपल इन इंडिया जो एक नेगेटिव स्टोरी है जो हमारी सर्टेनिटी मेरे हिसाब से नहीं है बट ऑब्वियसली यू डील विद नहीं नहीं, टैक्सेशन पुष्करण जी आपने ये पॉइंट निकाला ना तो मेरा एक हेजिटेशन था. नॉर्मली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑन वेरियस अदर चैनल्स. नाउ यू आर वेरी डिफरेंट एंड दिस इज व्हाट आई लाइक्ड इन योर विथ यू व्हेन आई एम डिस्कसिंग. आपके साथ बात करते वक्त अच्छा लगा क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है. बहुत सारे चैनल्स पे हम ये आपने जो बोला वो मैं बोलूंगा तो मैं लोगों को पसंद नहीं आएगा. लेकिन आपके चैनल पे ये बात करना बहुत जायज है कि एक तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है. ओके अपने यहाँ गिफ्ट सिटी में भी कितना प्रॉब्लम आ रहा है. आज मैं आपको बोलूं तो गिफ्ट सिटी में मुझे एक फैमिली ऑफिस डालना है तो फैमिली ऑफिस को फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड करके तो उन लोग बोलते हैं कि 3 महीने में हो जाएगा लेकिन 8 से 9 महीने लग जाते हैं. सिंगापुर में मैं 4 महीने में डाल दूंगा. सो इट इज एंड सिंगापुर में इट्स वेरी कन्वीनियंट है. पॉलिसी कंसिस्टेंसी है. नोटिस नहीं आती है. हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर. हमारे यहाँ तो अगले बजट में क्या चेंज आ जाएगा वी डोंट नो. एक बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने कि एटलीस्ट एआई डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स फ्री कर दिया. तो उन लोग अपनी एक्सेल शीट बना सकते हैं कि 2047 तक मुझे टैक्स नहीं भरना है. हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे तो हमें पता ही नहीं कि अगले साल वो एग्जम्पशन रहेगा या नहीं रहेगा. तो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट आपने जो कहा. और दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल एक इंसिडेंस है मेरे साथ अभी लास्ट मंथ ही हुआ है. देयर वाज अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इवेंट हुआ था ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन का इन बॉम्बे. और एक फॉरेन ग्लोबल वेल्थ फंड के एक सीआईओ वाज देयर. सो दे आर एक्सप्लोरिंग इंडिया. तो मैंने पूछा कि क्या है चल रहा है. तो बोला हमने एक स्टडी किया है किसी ने यहाँ पैसा ही नहीं बनाया. बोला ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं. तो हमारे पास स्टडी है. तो मैंने बोला नहीं आपका बात सही है. अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है. एक तो मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ अगर मैं 15% के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ 15% रिटर्न चाहिए पर एनम जिसको हम लोग आईआरआर करके बताते हैं. 15% या 18% पकड़ लीजिए. उसमें से 4-5% तो करेंसी डिप्रिसिएशन हो गया तो 18% का 12-13% 15% के आसपास आ गया. तो वो कम हुआ. उसके बाद में अगर गॉड फॉरबिड समथिंग गोज रॉन्ग इन बिजनेस जो कि होते रहता है तो उसमें 2-3% कम गए. हाँ उसके बाद में आपको हेजिंग कॉस्ट भी लगाने हैं. तो आप वो सब करने के बाद आपने जो करेंसी का बात किया दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट कि करेंसी अगर इस तरह से डिप्रिशिएट होगी इट इज वेरी गुड फॉर एक्सपोर्टर्स. आईटी कंपनीज है सर्विस कंपनीज है उनको बहुत फायदा है कि उन लोग सब उनको दे आर बिकमिंग प्राइस कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट. लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ आ रहा है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई दे हैव टू एक्सपेक्ट अ 3 to 5% रिडक्शन इन रिटर्न्स ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन एंड हेजिंग. तो दैट इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम. और उसके सामने उतना अट्रैक्टिव रिटर्न आ रहा हो तो इट मेक सेंस. सो नहीं तभी यू हैव रेज्ड अ तभी वेरी मुझे वैलिड पॉइंट पॉइंट. रेज किया क्योंकि इकोनॉमी तो ओवरऑल है जैसे करेंसी गिरने का भी कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा पर जब हम इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया की बात कर रहे हैं करेंसी गिरने से बहुत एनआरआईज थोड़े कोल्ड हो जाते हैं कि भाई हमें ये नुकसान है. पर ठीक है इकोनॉमी में अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट है सरकार को देखना है किसका क्या इम्पैक्ट और चाहिए चीजें सरकार के हाथ में भी नहीं. जैसे भी ये जंग करते हैं अगर हमारा ऑयल इम्पोर्ट बिल बढ़ा तो उसका जो करेंसी पे भी इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा and there is very limited things any government can do if US decides to create an oil war. अगर US decides कि हमने सट्टा मार्केट बनानी है इसके बाद किसी और देश में हमें रिजीम चेंज करवाना है तो उस पे हेडरूम कम हो जाता है. फिर मैं एंडिंग पार्ट में थोड़ा आना चाहता हूँ एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए जैसे आपने कहा गोल्ड सिल्वर स्टॉक रियल एस्टेट तो हाउ डू यू सी अगर हम ये टेस्ट केस मान के चलें कि ये वॉर चलेगी और पाकिस्तान के साथ हमारी डिस्टर्बेंसेस रहती हैं कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से एक जंग चल रही है बलूचिस्तान में चल रहा है. इंडिया ने टेक्निकली कहा है हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया इन द सेंस पानी तो नहीं शुरू किया है तो वो एक कंटिन्यूएशन है फैक्चुअली भी है
अगर आपने पानी नहीं शुरू किया तो कंटिन्यूएशन चल रही है और कभी भी लाइव भी हो सकता है। तो आप किस तरह देख रहे हैं इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ इंडिया ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, ये टेस्ट केस मानते हुए कि ईरान वॉर इज गोइंग टू लास्ट फॉर 5-6 मंथ्स? मैं उस See, हाइपोथेसिस पे if पूछ रहा if Iran war lasts for 5-6 months, then there is a problem in the sensitive sectors, import dependent sensitive sectors में problems है. रशिया से भी हमें क्रूड आना होगा, तो इट हैज टू पास थ्रू द बॉस्फोरस स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस विच इज इन टर्की. वहां से होके पूरा मेडिटेरेनियन क्रॉस करके सुएज कैनाल से होके इंडिया आएगा. अनलेस द आर्कटिक रूट इज दैट इज व्लादिवोस्टॉक टू चेन्नई कॉरिडोर इज ओपन, तो प्रॉब्लम तो बढ़ जाएगा उल्टा. अगर ये 6 महीना चला तो वी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. हम लोग को अल्टरनेट सप्लाई चेंज करने पड़ेंगे फॉर फॉस्फोरस, फॉर नाफ्ता, फॉर गैस. हमारा आज भी गैस का प्रॉब्लम है क्योंकि मेजर गैस डिपेंडेंसी इज ऑन कतर, और कतर इज सिटिंग राइट इनसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. दूसरा, हम लोग ने ईरान के साथ भी हमारा जो ऑयल का गैस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसके बाद में हमारा भी सप्लाई कम हो गया. एंड अनलेस वी आर एबल टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन और सोर्स इट फ्रॉम अनदर सोर्सेस, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो अगर 6 महीना चला तो वी विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम. दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ जाएगा. आज गल्फ में हमारा $30 बिलियन का रेमिटेंसेस का इनकम है अपने इंडियन एज अ नेशन. दूसरा, $40 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट्स है, यानी $70 बिलियन और डॉलर हमारे देश में फॉरेक्स आ रहा है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ गल्फ. आज अगर रेमिटेंसेस कम आने लग गया और एक्सपोर्ट बंद हो गया तो हमारा 40 बिलियन में से काफी सारा माल तो कम हो जाता है, या फिर 90%. तो दैट विल बी अ बिग हिट फॉर अस. और ऑयल का भाव बढ़ गया तो ऑयल का कॉस्ट, हमारा जो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, उसके सामने एक्सपोर्ट टूट रहा है उतना, प्लस रेमिटेंसेस आने में भी प्रॉब्लम होंगे. क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ लोगों को वहां सैलरी, तो $70 बिलियन का एक तरफ हिट है, और दूसरी तरफ हम लोगों को ऑयल का भाव बढ़ गया तो हमें प्रॉब्लम आएगा. अब इसके अंदर और एक डेटा पॉइंट आपको देना है, जो आपने भी इसके ऊपर टचअप किया था, आपने जब बात की है. हमारा जो ऑयल डिपेंडेंसी है, अराउंड 2008-9 के टाइम में हमारा ऑयल डिपेंडेंसी यानी ऑयल बिल एज अ परसेंट, इंपोर्ट बिल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वॉज 14%. आज वो रफली 6-7%. हूँ। 2008 मैं 14% था। तब 14% था. आज वो रफली 6-7%, यानी इट इज हाफ. तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट, कंफर्ट कुशन कहाँ बिल्टअप होता है? करेंसी के रेट्स में कुशन बिल्टअप हो जाता है. क्योंकि तब जो रेट गिरे थे, रुपी जो गिरा था, अब शायद उतना नहीं गिरेगा, थोड़ा कम गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर. लेकिन जो लास्ट 10-12 साल में हम लोग ने इंपोर्ट डिपेंडेंसी, एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की है, उसका ये एक बेनिफिट हमें दिख रहा है. दैट इज समथिंग आई वांटेड टू पुट ऑन रिकॉर्ड फॉर योर व्यूअर्स. मैं थैंक यू, आपने ये सारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, सॉरी मैं एक चीज पूछना भूल गया, मैं खत्म करने लगा था, सिल्वर, गोल्ड, अब बहुत बड़े नेटवर्थ वाले लोग तो ब्रॉन्ज में भी बहुत घुसे हैं, तो आप इन सब पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? सी, मेरा जो थीसिस है, मुझे लग रहा है ये पूरा जो वॉर है, ईरान का वॉर, मदुरो को उठाया, इसके बाद में क्यूबा की बातें चल रही है, दिस इज टू सेव द डॉलर फ्रॉम द अल्टीमेट कोलैप्स. दिस इज द फॉल ऑफ अमेरिकन एम्पायर. अमेरिकन एम्पायर का वही सिचुएशन है जो ब्रिटिश एम्पायर का बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 था, कि इकोनॉमिकली दे वर ब्रोकन, दे वर फाइटिंग अ वॉर टू कंट्रोल दर इकोनॉमिक्स हेफ्ट, और वो धीरे धीरे वेल्थ ट्रांसफर हो रहा था. आज आप देखिए, ईरान है वो एक 25-30 हजार रुपए का, डॉलर्स का ड्रोन हवा में छोड़ रहा है. 10 ड्रोन छोड़ रहा है, उसको $2 लाख, $3 लाख का खर्चा हो रहा है. उसको खत्म करने के लिए इसको 20-30 मिलियन डॉलर्स के मिसाइल्स छोड़ने पड़ रहे हैं. यानी आप अगर ट्रम्प का जो सीएफ होगा, अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी के अंदर में जो अकाउंट्स बनाता होगा, वो तो बोलता होगा ये तो हमारे लिए डेली लॉस मेकिंग बिजनेस चल रहा है, इन लोग 10 छोड़ रहे हैं, इनको $2 लाख का, $3 लाख का नुकसान हो रहा है, हमें 20 लाख, $30 लाख का नुकसान हो रहा है. सो देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ओवर देयर. तीसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि ये जब होगा तो धीरे धीरे पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस इन डॉलर. डॉलर क्यों टूटा है? सिर्फ अफगान वॉर में 8 ट्रिलियन, 8 लाख करोड़ डॉलर अमेरिका ने बोरो किए टू बर्न इन अफगानिस्तान. अब वो रिकवर करने के लिए और एक वॉर कर रहा है. अब इसके अंदर जैसे जैसे पैसा टूटते जाएगा, लोग बोलेंगे अमेरिका के पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा कहां से रेस करेगा, बोरो करना पड़ेगा. बोरो कितने देश अब देने वाले हैं? तो फाइनली दिस इज, आई डोंट प्योरली बिलीव इन द जिंगोइस्टिक थियरी ऑफ डी डॉलराइजेशन,
लेकिन डी डॉलराइजेशन धीरे धीरे प्रोसेस चालू हो चुका है, जो इवन रे डेलियो ने भी बोला है उसकी बुक में, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो मुझे जो लग रहा है कि इसके बाद में गोल्ड ही क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि पीपल विल से कि डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है। आज सब देश गोल्ड खरीद रहे हैं। आप इंडिया देखिए, रशिया देखिए, चाइना देखिए, 3 देश के बीच में उन्होंने 5,500 टन गोल्ड खरीदा है लास्ट 5 साल में, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है। सो धीरे धीरे इससे गोल्ड का भाव बहुत बढ़ेगा, गोल्ड में कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देयर विल बी अ फ्यूचर व्हेन डॉलर विल लूज द फियाट करेंसी स्टेटस। लोग बोलेंगे गोल्ड हो तो धंधा करेंगे। आज चाइना में यही हो रहा है, उनके पास 2 करेंसीज है, एक CNY है विच इज द डोमेस्टिक युआन, एंड एक है इंपोर्टेड करेंसी विच इज CNH, इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड। आप अगर इंपोर्ट नहीं कर सकते वहां से कुछ, तो आप हमारे यहाँ आइए, करेंसी दीजिए और गोल्ड लेके निकल जाइए। दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। और सिल्वर को कैसे देखते हैं, और कुछ जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ब्रॉन्ज में घुसे हैं या कोई और भी अगर आपको करना है तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? कॉपर इज वेरी पॉजिटिव, सिल्वर इज वेरी पॉजिटिव, लेकिन सिल्वर में क्या है, स्पेक्युलेटिव बहुत ज्यादा है, गोल्ड में कम स्पेक्युलेटिव है, और सिल्वर में डेटा में मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है। तो एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सावधानी से इन्वेस्ट करने लायक है। फिजिकल में थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है अभी। एक जमाने में दिवाली के टाइम में माल अवेलेबल नहीं था, तब लंदन मार्केट में भी माल अवेलेबल नहीं था, तो इम्पोर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन सिल्वर मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसकी वॉलेटिलिटी में समझ नहीं पा रहा हूँ, गोल्ड में कम वॉलेटिलिटी है। क्यों? कॉपर इज मैं अमेजिंग। अगर एक टेक्निकल बात पूछूं फॉर नॉलेज के, मतलब सिल्वर में मैनिपुलेशन क्यों इजियर है कंपेयर टू गोल्ड, या सिल्वर में हो रही है और दोनों में इजी है बट गोल्ड में नहीं हो रही, मतलब मैनिपुलेशन का एंगल क्या? गोल्ड में क्या है मालूम है, गोल्ड इज ओनली अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसमें लिमिटेड बायर्स है। सिल्वर में इट हैज अ ह्यूज इंडस्ट्रियल इम्प्लीकेशन, क्योंकि आप देखिए, और उसके अंदर मस्ती क्या हो रही है, जेपी मॉर्गन कॉमेक्स, आप देखिए कॉमेक्स और शंघाई मार्केट के बीच में देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि शंघाई पे फिजिकल बिजनेस हो हम्म, रहा है और कॉमेक्स पे सट्टा हो रहा है, पेपर बिजनेस हो रहा है। आज प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन बिजनेसेस और प्लस इवन जो लोग ने आज जो से मोबाइल फोन के माइक्रोचिप्स बना रहा है या दूसरे जो प्रोडक्ट्स जिसमें सिल्वर लग रहा है, ओके, हम्म, दे गेट इनटू, उन लोग क्या करते हैं, 3 महीने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उन हम्म, लोगों को तो माल खरीदना पड़ेगा, तो उसका हम्म, भाव, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट ना हो, इसलिए भाव आर्टिफिशियली दबाया जा रहा है कॉमिक्स पे। तो उसके कारण वॉलेटिलिटी है। अभी चाइना और अमेरिका के बीच में मस्ती चल रही है इसकी। तो ये दो हाथी के झगड़े के बीच में घास, अगर हाँ बड़ा इन्वेस्टर हो जो एक साथ 50,000 1 लाख नॉर्मल लोगों कॉन्ट्रैक्ट की बात खरीद, कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल लेकिन लोगों की बात कर रहा नॉर्मल हूँ। आदमी को थोड़ा डर लगेगा। अगर वो फिजिकल लेके बैठ जाए कि 5 साल तक कुछ नहीं देखना है, तो फिर ठीक है। लेकिन वो रोज भाव देखेगा या फिर वो ETF लेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और आपने कॉपर आई एम वेरी पॉजिटिव। जो आपने स्टार्ट में बोली कि एक बड़ा देश ही जब सट्टाबाज़ारी शुरू कर देता है, तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है, मस्ती टाइम बोलिए या डिप्रेशन टाइम बोलिए या प्रॉफिट टाइम बोलिए। बट हाँ, एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन का चल रहा है और वेल्थ क्रिएशन तो होनी ही है उसके बाद। सो थैंक यू सुमित जी, आपने समय निकाला वॉर का इम्पैक्ट, जियोपॉलिटिकल और 3-4 बड़े क्षेत्रों पे उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा बताने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।